जब कहानी किसी सामाजिक विषय की होती है, सामाजिक नागरिक कार्यकर्ता अलग अलग विषयों पर अपनी कहानी कहते हैं। जिन मुद्दों और समस्याओं पर वे काम कर रहे हैं, जिन समुदायों से उनका जुड़ाव होता है, वे उनकी कहानियों के केंद्र में होते हैं। इन कहानियों का स्वरूप कैसा हो सकता है? भावनाओं और तथ्यों के प्रयोग का व्यवहारिक अर्थ क्या होता है? सक्षम कहानीकारी पॉडकास्ट श्रृंखला की इस कड़ी में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर पा सकेंगे। सामाजिक विषयों पर कहानी की प्रस्तुति के मुख्यतः दो उद्देश्य होते हैं। सामाजिक बदलाव के लिए किए गए प्रयासों के परिणाम यानी मुख्य रूप से सफलताएं को साझा करना और इस तरह के कार्यक्रमों या प्रयासों से निकलने वाली सीखों को साझा करना। यह ध्यान रखना जरूरी है कि सामाजिक नागरिक संस्थाओं के लिए कहानी कहन का अर्थ केवल सफलता की कहानी कहना ही नहीं होना चाहिए। वास्तव में इस तरह के कामों में असफलताएं और सीखें ज्यादा होती हैं और इन्हें अनुपयोगी या नकारात्मक उपलब्धि नहीं मानना चाहिए। कहानी तभी प्रभावी होती है जब हम अपने आप से जोड़ते हुए कहानी को महसूस करते हैं और अपने मन से ही कहानी कहते, लिखते या प्रस्तुत करते हैं। वास्तव में कहानी कहना कोई विशेष आयोजन नहीं होता है। गौर से देखें तो पाएंगे कि हम हमेशा की तरह कहानियों से घिरे रहते हैं और हमेशा कहानी ही तो कह रहे होते हैं। दृष्टांत 1। विनीता एक सामाजिक कार्यकर्ता है। जब वह संस्था की बैठक में जाती और बातचीत करती तो वह कहती, रमेश के यहाँ ऐसा हुआ, पूर्ति का नाम स्कूल से कट गया था। फिर सरपंच से बात हुई और उसके माता पिता से 4 बार मिले, तब जाकर उसका नाम फिर से स्कूल में लिखा गया। सुनीता जब पलायन से वापस आई तब बोली कि इस पलायन के झंझट से कैसे मुक्ति मिलेगी। शिक्षा का अधिकार कानून तो लागू है। सरकार ने निजी स्कूलों में भी वंचित समुदाय के बच्चों को दाखिल करने के प्रावधान रखे हैं, लेकिन फिर भी कभी किताबों के नाम पर, कभी वार्षिक उत्सव के नाम पर, कभी शाला विकास शुल्क के नाम पर पूर्ति से 6,500 रुपए जमा करने को कहा गया था। कानून बन जाने के बाद भी हम लोग दिन भर इसलिए बस भागदौड़ करते रहे कि पूर्ति का स्कूल ना छूटे। विनीता ऐसा क्यों कहती है? क्योंकि उसके लिए हर व्यक्ति एक कहानी है या कहानी का एक पात्र है। उसे अब बस यह तय करना होता है कि किसकी कहानी को विस्तार देना है। कहानी कहना एक स्वाभाविक संवाद है। कहानी के बिना बातचीत उतनी स्वाभाविक नहीं होती है। जब हम अपने पेशे या समूह में बात करते हैं तब अपनी बात को कहने के लिए एक पृष्ठभूमि बनाते हैं, परिस्थिति का विवरण देते हैं, क्या करना था, क्या नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, ये सभी बातें कहानी के ही रूप में कही जाती हैं। अपनी खुशी, दुख, द्वंद्वों, सफलताओं, अनुभवों और सीखों को हम जब भी घटनाओं, दृष्टांतों, तथ्यों, भावनाओं के मिश्रण के साथ प्रस्तुत करते हैं तब हमेशा कहानी बनती है। उसी कहानी के कारण हम लोगों से और लोग हमसे जुड़ते हैं। वस्तुतः इतिहास की ज्यादातर बातों ने कहानी के आधार पर ही आकार लिया है। जब तथ्यों का परीक्षण और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विश्लेषण किया जाता है तब जीवन, देश काल की घटनाएं इतिहास का स्वरूप लेती हैं। हमेशा यह स्पष्ट होना चाहिए कि कहानी का केंद्रीय बिंदु यानी कथानक क्या है, यानी हम कहना क्या चाहते हैं, बताना क्या चाहते हैं, स्थापित या साबित क्या करना चाहते हैं। कहानी में एक विषय होता है, घटनाएं होती हैं, पात्र होते हैं, व्यवस्था या समाज होता है, भावनाएं और संवेदनाएं होती हैं और होते हैं कहानी कहने वाले और कहानी सुनने वाले। कहानी कहने वाला कौन है और कहानी सुनने वाला कौन है? कहानी कहने के लिए जरूरी होता है देखना। यह भी कह सकते हैं कि अर्थपूर्ण ढंग से देखना। जो देख रहे हैं उसे महसूस करना, जो महसूस कर रहे हैं उसके महत्व को जानना और तय करना कि इस बात को क्यों कहा जाना चाहिए।
कहानी में उस परिवेश और परिस्थिति का चित्रण जरूर होता है जिसमें वह घटना घट रही है या कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। दृष्टांत 2। राजधानी से 650 किलोमीटर दूर बसे कोलुआ गांव में पारंपरिक व्यवस्था के साथ जीवन जीने वाले असमुदाय के लोग जलवायु परिवर्तन से प्रभावित हो रहे थे। पूरे क्षेत्र में ही कृषि, पशुधन और वनों से प्राप्त होने वाली उपज में कमी आ रही थी और इन कारणों से लगभग 80% परिवार पलायन करके महानगरों में जाते और वहां मजदूरी करके अपना जीवन यापन करने लगे थे। इन परिस्थितियों में संस्था ने समुदाय आधारित पहल के माध्यम से ऐसी कृषि तकनीकों के प्रसार का काम शुरू किया जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम कर सकती थीं। इसके साथ ही उन कृषि और सामुदायिक व्यवहारों में बदलाव लाने के प्रयास किए जिनसे कृषि की लागत भी कम हो सकती थी और मिट्टी, पानी का संरक्षण हो सकता था। समुदाय ने भी संस्था के नजरिए में विश्वास किया और पहल से जुड़ने लगे। वक्त लगा, लेकिन कोलुआ की जमीन और लोग दोनों की स्थिति बदल गई। उत्पादन बढ़ने लगे और अब यहाँ की सब्जियां दूर दूर के इलाकों में जाने लगी हैं। कहानी का कथानक हमेशा किसी न किसी बदलाव या सीख के कारण जन्म लेता है। इसमें एक छोटा सा प्रसंग या सीख या बदलाव भी कहानी का आधार बन जाता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या हम उस प्रसंग या सीख या बदलाव को देख पा रहे हैं? क्या हमारे पास उससे संबंधित सभी तथ्य हैं? सामाजिक नागरिक संस्थाओं की कहानी कोरी कल्पना नहीं होती है, वह एक वास्तविकता के धरातल पर आकार लेती है। इसमें भविष्य की संभावनाओं का भी उल्लेख होता है, लेकिन वे संभावनाएं भी काल्पनिक नहीं होती हैं। अगर सामाजिक कार्यकर्ता या संस्थाएं वैज्ञानिक दृष्टिकोण और प्रामाणिक अध्ययनों के साथ अपने कार्यक्रमों का संचालन कर रही होती हैं, तो उन्हें भविष्य की संभावनाओं को महसूस करने या उन पर बहस करने में ज्यादा समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। दृष्टांत 3। एक सामाजिक कार्यकर्ता जब विद्यालय प्रबंधन से पूछता है कि कितने बच्चों के नाम स्कूल में दर्ज हैं, तो उसे बताया जाता है कि प्रेरणा नगर बस्ती के सभी बच्चों के नाम स्कूल में दर्ज हैं। लेकिन जब वह मंगलवार और शनिवार को मंदिर के सामने से गुजरते हुए देखता है कि लगभग 15 बच्चे वहां भिक्षावृत्ति कर रहे हैं, वह गौर से देखता है तो जान लेता है कि ये बच्चे तो प्रेरणा नगर बस्ती के हैं। तब वह विचार करना शुरू करता है और सोचता है कि बच्चों के नाम स्कूल में दर्ज हैं, लेकिन बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। तब वह इस विचार या परिकल्पना के आधार पर विषय की गहराई में जाने के लिए अध्ययन करता है, शिक्षकों से बातचीत करता है, बच्चों और बच्चों के माता पिता से बातचीत करता है और उन कारणों को जान पाता है जिनके चलते बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे। इस कहानी में एक विषय है, परिस्थिति है, बच्चे, माता पिता, शिक्षक आदि पात्र हैं। इसमें एक मकसद भी है कि बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। यह हमेशा ध्यान रखना होगा कि कहानी तभी किसी को प्रभावित करती है जब उसमें परिस्थिति का चित्रण, तथ्यों का उपयोग और संवेदनाओं की गहराई होती है। कहानी को प्रभावी बनाने में परिवेश का चित्रण बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर कहानी खेती और किसानों से संबंधित है तो उसका प्रभावी और जीवंत चित्रण होना चाहिए। अगर कहानी स्कूल से संबंधित है तो उसके परिवेश का चित्रण होना चाहिए। अगर कहानी लैंगिक भेदभाव से संबंधित है तो घर, परिवार, समुदाय के तौर तरीकों और रहन सहन का विवरण महत्वपूर्ण हो जाएगा। कहानी को उसके पात्र जीवंत बनाते हैं। अगर कहानी यह है कि लड़कियों को स्कूल जाने के मौके नहीं मिल रहे हैं, तब कहानी में लड़की या लड़कियों के मनोभावों का चित्रण जरूर होना चाहिए। वे क्या सोचती हैं? क्या वह अपने मन की बात किसी से कह पा रही हैं या नहीं कह पा रही हैं? अगर वे अपने मन की बात नहीं कह पा रही हैं, तो उनमें हिचक है, तो इसका उल्लेख भी कहानी को प्रभावी बनाएगा। अगर कहानी में कर्जग्रस्त किसान की बात हो रही है, तो उनसे या उनके ही शब्दों में
यह जानना जरूरी होगा कि किस मजबूरी या परिस्थिति में उन्हें कर्ज लेना पड़ता है। कर्ज चुकाने में उन्हें किस किस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कर्ज के कारण उनके जीवन पर क्या असर पड़ता है। उस किसान के बच्चों से भी संवाद किया जा सकता है ताकि यह पता चल सके कि वे आखिर महसूस क्या करते हैं। कुल मिलाकर यह जानना जरूरी है कि पात्रों से कहानी जीवंत बनती है। हर पात्र का अपना स्वभाव, उद्देश्य, हित और जीवन के सुख दुख होते हैं। इन सबको जानना, महसूस करना जरूरी होता है। किसी भी कहानी में कई पात्र हो सकते हैं, लेकिन उन सभी पात्रों के आपसी संबंधों के बारे में हमेशा स्पष्ट रहना होता है। किसान की कहानी में सरकार के प्रतिनिधि भी पात्र हैं, किसान के बच्चे भी पात्र हैं और उस स्कूल के शिक्षक भी पात्र हो सकते हैं जहां उन बच्चों के नाम दर्ज हैं। दृष्टांत 4। रामेश्वर के पास 5 एकड़ जमीन है, लेकिन कभी कम और कभी ज्यादा बारिश ने उसके खेती के चक्र को तोड़ दिया है। पिछले 2 सालों में उसे जो बीज और उर्वरक मिले वे भी खराब गुणवत्ता के थे। उसके पास जमा पूंजी खत्म हो गई थी, उसे कर्ज लेना पड़ा। इसके बाद भी स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं आया। अंततः उसे अपने दोनों बच्चों को पढ़ाई से दूर करना पड़ा, क्योंकि अब उसे परिवार के साथ पलायन करना पड़ता है। स्कूल के शिक्षक रघुवर सिंह कहते हैं कि यह तो अब कई बच्चों की कहानी है। अगर किसानों को मदद नहीं मिलती है तो उनके बच्चे शिक्षा से दूर होते जाएंगे। हर कहानी को लिखते कहते समय केवल यह याद नहीं रखा जाना चाहिए कि हमें क्या महत्वपूर्ण लगता है। यह जानना भी जरूरी है कि लोग क्या जानना चाहते हैं, लोगों को हमारी कहानी से क्या हासिल होगा। अतः कहानी को रोचक बनाने के लिए बच्चों, महिलाओं, किसानों, सेवा प्रदाताओं, शासकीय अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, युवाओं, किशोरी बालिकाओं, मजदूरों या कहानी के विषय के अनुसार अन्य जो भी पात्र हैं, उनके वक्तव्य जरूर जोड़ने चाहिए। इन संवादों से ही कहानी आगे बढ़ती है। इसके लिए समुदाय के लोगों से सजीव बातचीत होती रहनी चाहिए। जब तक रिश्ता नहीं बनता है, तब तक कोई भी व्यक्ति या पात्र अपनी वास्तविक कहानी और मन की बातें सामाजिक कार्यकर्ताओं को नहीं बताएगा। इसके लिए लोगों से नियमित रूप से मिलना जुलना, उनके साथ खाना पीना, उनके साथ बैठना, उन्हें यह एहसास करवाना कि हम उनकी बात को अच्छे से सुन रहे हैं। अपने आप को धारणाओं और पूर्वाग्रह से मुक्त रखना भी जरूरी होता है। हर कहानी में कुछ पात्र ऐसे होते हैं जो समस्या से प्रभावित होते हैं, कुछ पात्र ऐसे होते हैं जो समस्या का कारण होते हैं और कुछ पात्र ऐसे होते हैं जो समस्या का निवारण चाहते हैं। इस रूप में पात्रों की पहचान कर लेना जरूरी होता है। हर पात्र का अपना स्वभाव और भूमिका होती है, यह स्पष्ट रूप से उभर कर आना चाहिए। हर कहानी का एक निष्कर्ष होता है जिसमें बताया जाता है कि वास्तव में समस्या का निराकरण क्या हुआ और बदले हुए हालात या स्थिति क्या है। यह ध्यान रखना जरूरी होता है कि कहानी का निष्कर्ष व्याख्यान या उपदेश में तब्दील ना हो जाए। जिस विषय या कथानक पर कहानी आधारित है, उस कथानक के आधार पर ही निष्कर्ष प्रस्तुत करना चाहिए। दृष्टांत 5। रमा अपने 32 महीने के बेटे श्रवण को खाना खिला रही थी। दाल और सब्जी में उन्होंने 2 चम्मच तेल ऊपर से मिलाया था। रमा ने कहा, आंगनवाड़ी दीदी ने बताया था कि इससे श्रवण का वजन बढ़ेगा। ये पहले बहुत कमजोर था। 27 महीने की उम्र में उसका वजन 7.9 किलो ही था, यानी वह अति गंभीर तीव्र कुपोषण की स्थिति में था। जब ये पता चला तो आंगनवाड़ी और अस्पताल यानी पोषण पुनर्वास केंद्र में उसकी जांच हुई। मैडम ने बताया कि बहुत साफ सफाई रखना है और इसे अच्छे से खाना खिलाना है, इससे ये ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा था कि अभी इसके खाने में 1 चम्मच और महीने भर बाद 2 चम्मच खाने का तेल डाल देना। यह कहते हुए रमा ने नम आंखों से श्रवण की तरफ देखा। अब जबकि श्रवण का वजन 13.2 किलो हो गया है, रमा को यह महसूस हो रहा था कि उसने अपने बच्चे के जीवन को सुरक्षित कर लिया। श्रवण के पिता कमल किशोर ने स्वीकारोक्ति के भाव से कहा,
हमें तो ये पता ही नहीं था कि वजन कम होने से हमारे बच्चे की जिंदगी खतरे में पड़ रही है। अगर इसे कुछ हो जाता तो भगवान जाने क्या होता। यह कहते हुए उन्होंने श्रवण की पीठ पर हाथ फेरा। कहानी में संवेदनाओं का बहुत महत्व होता है। जहाँ एक तरफ तथ्य, जानकारियाँ और आंकड़े कहानी को विश्वसनीय बनाते हैं, तो वहीं संवेदनाओं की व्याख्या से मन का जुड़ाव स्थापित होता है। कहानी तभी प्रभाव पैदा करती है जब वह मन को स्पर्श करती है। कहानी में संवेदनाओं को शामिल करने का मतलब होता है, 1. वातावरण को प्रस्तुत करना, यानी जैसे आर्थिक विपन्नता जरूर है, लेकिन उस घर में हर तरफ स्वच्छता थी, कहीं कोई गंदगी नहीं दिखाई दे रही थी। उनकी बातचीत से यह संदेश जरूर मिल रहा था कि उन्हें सीमित संसाधनों में भी स्वस्थ जीवन जीने की तकनीक आती है। 2. भाव अभिव्यक्ति, यानी जैसे उसकी आंखों में निराशा का भाव था, उसकी आंखें नम थीं। उन्होंने यह बात कठोर लहजे में कही, उसकी आंखें निस्तेज थीं। पीड़ा के साथ उसने उत्तर दिया, आदि। दृष्टांत 6. समाज में बदलाव की पहल करने के लिए सामाजिक विसंगतियों का एहसास जरूरी होता है। इसके साथ ही जरूरी होता है अपने जीवन के मकसद को स्पष्ट कर लेना। सुमेधा सामाजिक व्यवस्था में उपेक्षा से प्रभावित बच्चों की शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करने वाली संस्था देशज अनुभूति के साथ काम करती है। एक सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका उन्होंने क्यों चुनी, इसकी कहानी में वह कहती हैं, जहाँ मैं रहती थी वहाँ मैंने देखा कि जिस घर में मेरी माँ काम करती थी, वहाँ वह घर की सफाई तो करती थी, लेकिन उन्हें वहाँ के बर्तन छूने की इजाजत नहीं थी। वह अपना पानी साथ ले जाती थी। मुझे यह बात समझ में नहीं आती थी। जब मैं माँ से इसके बारे में कुछ पूछती तो वह यह कहकर बात खत्म कर देती थी कि ऐसा कुछ नहीं है, वो उनके घर के नियम कायदे हैं। सुमेधा ने अपनी कहानी को आगे बढ़ाया। एक बार जब मैं हैंडपंप पर पानी भरने गई, मैंने अपनी बाल्टी भर ली। जब मैं भरी हुई बाल्टी लेकर लौट रही थी, मैंने पलटकर देखा, बाद में जो लड़कियां पानी भरने आई थीं, वो हैंडपंप को धो रही थीं। मैं वापस गई और इसका कारण पूछा तो उनमें से एक लड़की ने तीखे लहजे में कहा, तुम लोग अछूत हो, इसलिए हमें हैंडपंप धोना पड़ता है। इसके बाद मेरे पिता ने मेरा स्कूल में दाखिला करवा दिया। वहाँ मेरा नाम पूछकर शिक्षक ने मुझे पीछे किनारे रखी हुई बेंच पर बैठने का इशारा किया। सुमेधा अपनी कहानी कहते कहते रुक गई। शायद वह अतीत के किसी दृश्य को देखकर भावुक हो गई थी। फिर उसने कहा, मुझे बहुत सारी बातें वहाँ की भाषा समझ में नहीं आती थी और मैं जब प्रश्न पूछती तो मुझे उत्तर के बजाय उल्लाहना दिया जाता था कि मैं जानकर क्या करूंगी। तब मैंने ध्यान दिया कि हमारी बस्ती के बच्चे तो स्कूल में थे ही नहीं। वे हिम्मत जुटाकर दाखिला तो ले लेते थे, लेकिन स्कूल के भीतर की व्यवस्था उनकी हिम्मत तोड़ देती थी और जब वे स्कूल के रजिस्टर में अपना नाम छोड़कर वापस अपनी जाति में आ जाते थे, तब मैंने तय किया कि केवल अपने लिए ही नहीं पढ़ना है, अब तो उन बच्चों के लिए पढ़ना है जो स्कूल से बाहर धकेल दिए जाते हैं। अब मकसद कोई बड़ा पद या नौकरी नहीं था, अब तो बदलाव की पहल करना थी। बस इसलिए सामाजिक कार्यकर्ता बन गई। कहानी में एक व्यक्ति, एक परिवार, एक समुदाय केंद्रीय पात्र होते हैं। इन पात्रों को ध्यान में रखकर ही सरकार, व्यवस्था, संस्था, योजना, कानून आदि का विवरण इकट्ठा किया जाता है और उस विवरण का विश्लेषण किया जाता है। इस संदर्भ में मानवीय संवेदनाओं को महसूस करना और उनका चित्रण करना आवश्यक हो जाता है। आनंद, दुख, पीड़ा, निराशा, ममत्व, उम्मीदों, भय आदि भावों को अक्सर शब्दों में व्यक्त नहीं किया जाता है, इसलिए उन्हें महसूस करने का प्रयास करना पड़ता है। कहानी कहन की समूची प्रक्रिया उपरोक्त बिंदुओं के इर्द गिर्द घूमती है। सक्षम कहानीकारी पॉडकास्ट श्रृंखला की इस कड़ी में हमने जाना कि सामाजिक नागरिक संस्थाओं की कहानी हमेशा उनके भीतर और उनके काम के साथ साथ चलती रहती है। जब व्यक्ति अपने उद्देश्य, अपने विषय और समुदाय से दिल का रिश्ता बना लेता है, तब उसकी कहानी में दृढ़ता, भरोसा और उम्मीद का रस आ जाता है। बस
जरूरत इस बात की है कि हर कार्यकर्ता अपने आसपास की घटनाओं को देखे, समझे, महसूस करे और उन्हें लिखे या अपनी स्मृति में दर्ज करे।